वालेकुम एवरीवन, आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। अच्छा जी, आज से हम अपने करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है उसे स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। पहले मैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाऊंगी, वो सारे हॉट टॉपिक्स करवाऊंगी जो अभी करंटली बहुत ज़्यादा जो हैं वो डिबेट हैं, ठीक है, डिबेट में। और हम देखेंगे कि जो भी इशू हम पढ़ रहे हैं हम उसको किस तरह बैकग्राउंड टू द कॉन्टेक्स्ट और साथ में उसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो किस तरह पूरे वर्ल्ड पे पड़ रहे हैं, हम इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। वट एवर द इशू, चाहे वो इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट है या वो आपका इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट है या वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, हमें हर कॉन्फ्लिक्ट के इम्पैक्ट्स का पता होना चाहिए। और जब मैं आप लोगों को ये सेशन जो है हम 2 से 4 टॉपिक्स को देखेंगे, गो थ्रू करेंगे, तो हमें समझ आएगा कि एक्चुअल एक टॉपिक की हमें कितनी डेप्थ में जाना चाहिए और फिर उस डेप्थ को किस तरह उसका कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं उस डेप्थ से, और फिर उसके बाद उसके इम्पैक्ट्स किस तरह डिसाइड करते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आज का सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। एक्चुअल अगर मैं इसराइल ईरान अटैक की बात करूं तो इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि जो इसराइल है उनकी मिडल स्टेट्स के साथ या मिडल ईस्टर्न स्टेट्स के साथ जो है वो एक वॉर जोन है। हमेशा से हमने देखा है कि चाहे वो सीरिया है चाहे वो लीबिया है, वहाँ पे डिफरेंट प्रॉक्सीज वर्क कर रही हैं और जो कि इसराइल या एंटी वेस्ट एजेंडा के जो अगेंस्ट हैं, मतलब वेस्ट के अगेंस्ट जो है वो मूवमेंट अपनी जो है वो लेके चल रही हैं, जिसमें हमें नज़र आता है जी कि डिफरेंट प्रॉक्सीज काम कर रही हैं, जैसे कि हज़बुल्ला है, ठीक है, फिर हाउदी है, ठीक है, फिर इसी तरह हमें हमास नज़र आता है। अब कासिम सुलेमानी जो ईरान के जर्नल थे, जिनकी मतलब जिनको मर्डर कर दिया गया था, जिनका असैसिनेशन हुआ था, कहते हैं कि जी उन्होंने इन प्रॉक्सीज़ को जो है वो डायरेक्ट फंडिंग की थी और ईरान की प्रॉक्सीज़ कहलाती हैं, ये ईरान से फंडिंग लेती हैं और ये पूरे मिडल ईस्टर्न स्टेट्स में जो हैं वो अगेंस्ट द इसराइल एजेंडा या ज़ोनिस्ट एजेंडा के अगेंस्ट और वेस्ट के एजेंडा के अगेंस्ट जो है वो वर्क कर रही हैं, ठीक है। इट्स अ ओपन डिबेट, वी हैव मेनी थिंग्स टू से अबाउट दीज थिंग्स कि ईरान का, जैसे कि हम कहते हैं ना कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भी एक लॉन्ग डिबेट है कि वैसे तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफिशियल में बिल्कुल नहीं है, हमने मतलब ऑफिशियली तो नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर पावर है या नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ईरान में यूरेनियम इनरिचमेंट प्लान्स इतने हैं कि उन्होंने इस पे भी काम स्टार्ट कर दिया था। तो कुछ टॉपिक्स ना ओपन डिबेट्स होते हैं, लेकिन हमें इतना पता है ये चीज़ जो है जो एग्ज़ाम में हमने डालनी है वो ये कि ईरान की प्रॉक्सीज जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो काम कर रही हैं, ठीक है, अगेंस्ट द इसराइली एजेंडा, अगेंस्ट द वेस्ट एजेंडा। तो अब एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से 13 से 14 अप्रैल की 13 की मिडनाइट में 300 बॉम्ब ब्लास्ट जो है, प्रोपेलर्स जो हैं वो ईरान ने इसराइली बॉर्डर पे जो है वो भेजे, ठीक है। तो अब ऐसा क्या हुआ था, क्या क्यों इसको कहा जाता है कि ये रिटेलिएटरी स्ट्राइक था, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं पहले। अच्छा क्लास, एक बात याद रखिएगा, अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ वो टॉपिक ऑफ डिबेट हमारा है ईरानियन और इसराइली कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब वो कॉन्फ्लिक्ट जो है बिल्कुल जो अभी अप्रैल के मंथ में हुआ, मिड ऑफ अप्रैल में हम उसको देखते हैं, और स्टार्टिंग में इट वाज अ रिटेलिएटरी स्ट्राइक बाय दैट ना पर्सन। तो हमने देखना है कि एक्चुअल में हमने अगर ये टॉपिक कवर करना है, एक में सिराज, हमें ये टॉपिक जो है कवर करना है, तो इस टॉपिक को हम कितना डेप्थ से पकड़ेंगे। अभी मैं नहीं डिस्कस कर रही कि इसराइल और फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट क्या है, हमास का रोल क्या है, वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एग्जैजरेट किस तरह हुआ, गजा की क्या सिचुएशन है, वहाँ पे क्या हुआ, वो सीरीज में, इस सीरीज को मतलब इस लेक्चर को ख़त्म करते अगला टॉपिक वही होगा। मैं हर चीज़ को एक चीज़ के साथ जो है वो रिलेट करूँगी। जी सिराज, लेट मी नो। काइंडली मैं क्वेश्चन एंड पे लूंगी, लेकिन अभी कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछो, मैं क्वेश्चन एंड पे लूंगी। हरी अप। आपने हैंड रेज किया है सिराज, व्हाट यू वांट टू आस्क, लेट मी नो। ओके, मैं प्रॉक्सीज को डिफाइन करती हूँ।
ओके, ऐसा करें कि अभी आप आपने अगर कोई क्वेश्चन नहीं करना तो आप एटलीस्ट अपना वो जो आपने हैंड रेज़ किया हुआ है उसे डाउन करें और प्लीज़ क्वेश्चंस मैं एंड पे लूँगी। अच्छा, प्रॉक्सीज़ क्या होते हैं? अब फॉर एग्ज़ाम्पल लड़ाई हो रही है जी ए में और बी में, ठीक है? अब ए को पता है कि कुछ स्टेप्स ए लेगा, कुछ स्टेप्स बी लेगा, लेकिन वो आपस में एक-दूसरे के साथ वॉर में नहीं जा रहे हैं, ठीक है? वो इनडायरेक्ट वॉर कर रहे हैं, वो अपने प्रॉक्सीज़ को उन्होंने अपना ग्रुप बनाया हुआ है, जैसे कि ए का ग्रुप फॉर एग्ज़ाम्पल सी है और बी ने भी अपना ग्रुप बनाया हुआ है जो डी है। अब सी और डी आपस में एक-दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन जो है ए खुद डायरेक्ट वॉर में नहीं जा रहा, तो इसको कहते हैं कि आपकी जगह पे कोई आपके लिए लड़े, इट इज़ नोन एज़ प्रॉक्सी, ठीक है? जब मैं प्रॉक्सी और कोल्ड वॉर पढ़ाऊँगी तो हम इसको भी जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है? तो इसी तरह जो है वो ईरान डायरेक्ट वॉर में नहीं गया हुआ इस्राइल के साथ, ठीक है? ये फर्स्ट हिस्ट्री में 1991 के बाद इट वाज़ वेरी फर्स्ट टाइम कि किसी अरब स्टेट ने डायरेक्ट हिट किया है इस्राइल को। ऑल्दो ईरान की प्रॉक्सीज़ जो हैं वो काम कर रही हैं अगेंस्ट इस्राइल, लाइक हिज़्बुल्लाह, लेबनीज़ ग्रुप है, हाउती है, फिर इस तरह जो है वो आपको हमास है, ठीक है? तो ये मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? अच्छा जी, अब ये अटैक होता है जी 13 टू 40 अप्रैल के दरमियान में, ठीक है? अब 13 टू 40 अप्रैल में अटैक होता है तो एक जो इरानियन स्टेटमेंट आती है वो ये कहते हैं कि ये हमारी तरफ से जो अटैक है ये एक ट्रू प्रॉमिस है। बकायदा वो यही वर्ड जो है वो बोलते हैं। आप इस्राइल जो न्यूज़ उनका डॉक्यूमेंट है, न्यूज़ उनका गवर्नमेंट न्यूज़ चैनल है, आप उसकी वेबसाइट्स देख सकते हो, वहाँ से आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फिर इसके अलावा आप जीजीसी सुन सकते हो, ठीक है? रियूटर्स सुन सकते हो, डॉन के आर्टिकल्स भी इस पे हैं, वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है? तो इट विल हेल्प यू, ठीक है? कि हमने इस पूरे लेक्चर को जो बिल्ड अप करना है, वो किस तरह करना है, ठीक है? तो अच्छा जी, अब ईरान कहता है कि ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में हमारा एक ट्रू प्रॉमिस है जो कि हमारा एक रिटेलिएशन स्टेप है, ठीक है? कि हमने एक रिटेलिएटरी स्टेप जो है वो किया है, ठीक है? अब एक्चुअल में ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रेसी जो है वो इसराइल को वार्न भी करते हैं और वो कहते हैं कि अगर इसराइल ने अपनी रेकलेस जो डिटोरिएशन है वो स्टार्ट रखी तो हम रिप्लाई बैक करेंगे विद द डिसीविव एंड मच मोर स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स, ठीक है? अब इससे हमें एक बात समझ आती है कि एक्चुअल में जब हम कह रहे हैं ना कि ईरान ने ये अटैक किया, ईरान ने एक रिटेलिएटरी स्टेप लिया, तो एक्चुअली में ये रिटेलिएटरी स्टेप था सीरियन अटैक के रिस्पॉन्स में। अब 1 अप्रैल को क्या होता है? 1 अप्रैल को जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं, आईआरजीसी, ठीक है? ये ईरानियन मिलिट्री की एक ब्रांच है जो कि कोलैबोरेशन में काम करती है, लाइक इसमें हमास, हिज़्बुल्लाह, हाउतीज़ भी साथ जो है इन्वॉल्व होते हैं और ये लोग इस्लामिक रेजिस्टेंस के लिए जो है वो वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है? अब क्या होता है 1 अप्रैल को सीरिया में दमिश्क के अंदर क्या होता है कि जो आपकी ईरानियन कंसुलेट होता है, उसकी एम्बेसी होती है, वहाँ पे अटैक होता है बाय द इसराइलीज, ठीक है? और उस वजह से जो आईआरजीसी कमांडर हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ईरान के अंदर, ज़ाहिदी जो है वो किल्ड होते हैं, ठीक है? तो जब ये स्टेप उठाया जाता है तो उसके बाद ईरान ने तो अब बदला लेना था। ईरान के आईआरजीसी के मेंबर को आपने किल किया सीरिया के अंदर और उसके बाद जो है साथ में हमें पता है कि ईरान काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हुआ है टुवर्ड्स इसराइल कंडक्ट्स कि किस तरह जो है वो जिनोसाइड का जो सिनेरियो चल रहा है गज़ा के अंदर उसको भी साइड डाउन करे ना। लेकिन अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीएसएस कैंडिडेट एंड बाकी जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं या बाकी बच्चे हैं या बाकी कह लो कि ऑल ओवर द पब्लिक है, उनमें एक डिफरेंस क्या है? अब बहुत से लोग कहते हैं जी ईरानियन वाज़ वेरी पावरफुल, ईरान ने जो है वो एक डायरेक्ट हिट किया है, ईरान ही है वो मुस्लिम स्टेट जो मुसलमानों को निकालेगी।
ठीक है, मैं इन चीज़ों को एडमिट कर रही हूँ, बट ऑन द अदर हैंड आपको ये चीज़ देखनी है कि एक्चुअली में ईरानियन ने जो रिटेलिएटरी स्टेप किया है, वो रिटेलिएटरी स्टेप इस वजह से किया है क्योंकि सीरिया के अंदर, दमस्कस के अंदर इन ईरानियन कंसल्टेट के मेंबर आईआरजीसी के कमांडर वहाँ पे शामिल थे और उनमें से एक कमांडर ज़हीदी की वहाँ पे उनको किल कर दिया गया, ठीक है, इन दैट अटैक। तो ऑब्वियसली ना आप डायरेक्ट हिट कर रहे हो ईरान के ऊपर, आप उनकी आईआरजीसी मेंबर पे एक हिट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली रिटेलिएटरी स्टेप तो आएगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि क्या ये सारा इशू एस्केलेशन में जाएगा या डी एस्केलेशन में जाएगा। बाकी मिडल ईस्ट ईस्ट स्टेट एंड अगर ईस्ट जो स्टेट्स हैं वो किसकी साथ दे रही हैं, वो किस तरफ है, उनका एजेंडा क्या है, वेस्टर्न एजेंडा क्या है, ये जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हैं क्या ये मजीद होंगी या हम इसको देखेंगे कि डी एस्केलेट हो रहा है। और फिर अगर हम देखते हैं कि इस पे पाकिस्तान पे डायरेक्ट इसका आउटकम क्या आएगा और वर्ल्ड पे इसका आउटकम क्या आएगा, ठीक है, तो हमारा एजेंडा इस तरफ है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया कि जो 1 अप्रैल में जो अटैक हुआ था, ईरान ने 13 अप्रैल को वो रिटेलिएटरी जो है वो स्ट्राइक किया। और अकॉर्डिंग टू इसराइल डिफेंस फोर्सेस, आप लोगों ने ये चीज़ समझनी है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। द सन जो है वो एक कह लें कि एक न्यूज़ वेबसाइट है, उनके अकॉर्डिंग जो है ईरान ने जो अटैक किया इसराइल को, तो अकॉर्डिंग टू द इसराइल डिफेंस फोर्सेस ईरान ने 170 ड्रोन्स, ठीक है, 170 ड्रोन्स, 30 क्रूज मिसाइल्स एंड 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं ये सारी चीज़ों को जो है वो इस्तेमाल करते हुए अटैक किया। अब आउट ऑफ विच ये है कि इसराइल का जो आप कह लो कि इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, जिसे हम आरओ कहते हैं, जिसे हम उनका जो है वो आयरन डोम सिस्टम है या डेविड स्लिंग सिस्टम है, ठीक है, 99% ऑफ जितने भी ये मिसाइल्स थे, जितने भी क्रूज थे, वो सब रुक गए, उस उनके डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया, ठीक है। और इसकी वजह से जो बाकी स्टेट्स हैं लाइक जॉर्डन ने अपना एयर स्पेस की हेल्प की, जॉर्डन ने भी रोका, फिर यूके जो है अमेरिका, इन्होंने भी हेल्प किया इसराइल के। और जॉर्डन एक अरब मिडल ईस्टर्न स्टेट है, एक मुस्लिम स्टेट है, लेकिन उसने अपनी स्पीच में कहा, अपनी स्टेटमेंट में कहा कि मैंने अपने लैंड की प्रोटेक्शन की है बिकॉज ये जो है वो मुझे जो है मेरे लैंड को, मेरी जो सॉवरेनिटी है उसको एक टारगेट जो है वो दे सकता है, उसको एक थ्रेट दे सकता है, तो मैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। फिर अच्छा, अब यहाँ से हमें, अब ईरान ने स्ट्राइक तो कर दिया, ईरान ने 300 प्रोपेलर्स भेजे जिसमें जो डायरेक्ट हिट है वो इसराइल पे हुआ, लेकिन इसराइल में कोई इतनी ज़्यादा जो है वो आप कह लें कि इतना ज़्यादा कह लें कि नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, डिसरप्शन बहुत मिनिमम डिसरप्शन थी, ठीक है। और जिस पे इसराइली ने स्टेटमेंट्स दी कि मतलब ऑल ओवर जो है हमें कोई इतना खास नुकसान नहीं हुआ, मतलब और हमारे जो आर्सनल्स हैं वो भी जो है वो अपनी जगह पे हैं, ठीक है। तो इस पे जो है क्योंकि ये जो हिट किया था ना, जो डायरेक्ट हिट किया था, ये ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ ईरान ने, विद द हेल्प ऑफ हाउती और विद द हेल्प ऑफ हजबुल्ला, ये सब मिलके इन्होंने जो है वो स्ट्राइक किया था। तो उस पे जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिसमें बाइडन की स्टेटमेंट है कि बाइडन कहते हैं नेतन्याहू को, इस्राएली प्रीमियर को, कि यूएस विल नॉट पार्टिसिपेट इन एनी अदर स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान। तो मतलब यहाँ पे यूएस के अंदर इलेक्शंस भी आ रहे हैं, यूएस एस्केलेशन की तरफ नहीं जाना चाह रही, और यूएस ने एक बात साफ कह दी है कि यूएस जो है वो किसी भी ऐसे एजेंडे में पार्टिसिपेट नहीं करेगा जो कि डायरेक्ट अगेंस्ट हो ईरान के, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं मिलिट्री प्रेपरेशंस की बात करूँ ना, तो एग्रेसिव रिटोरिक बोथ साइड्स पे हमें नजर आती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द सन, ईरान के पास जो इसराइल और ईरान का जो डिफेंस बजट है ना, वो भी हमें थोड़ा समझना है, ठीक है। अगर मैं इसराइल डिफेंस बजट की बात करूँ तो वो $24.2 बिलियन है, ठीक है।
और अगर मैं ईरान की बजट की बात करूँ तो वो 9.9 बिलियन डॉलर्स है। काफ़ी फ़र्क है मिलिट्री पे कौन कितना जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। लेकिन अगर मैं एयर पावर की बात करती हूँ तो इसराइल के पास 612 प्लेन्स हैं, ईरान के पास 551 प्लेन्स हैं, ठीक है। अगर फिर मैं बात करती हूँ जी ईरान के पास ऑलमोस्ट ट्वाइस के मुकाबले में स्ट्रेंथ है टैंक्स की। ईरान के पास जो टैंक्स हैं वो 4071 है, इसराइल के पास 2200 टैंक्स हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ना इकोनॉमी की, तो इसराइली इकोनॉमी एज कंपेयर टू ईरान जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उसका कह लें कि जो करेंसी है उनकी, उसकी जो पावर है, जो डायमेंशन है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू ईरान, ठीक है ना। ईरान जो जीडीपी है उसका जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके 10 गुना ज़्यादा जो है वो इसराइली इकोनॉमी है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट ईरान के अंदर 11.0% है, जबकि हमें इसराइल के अंदर सिर्फ 3% नज़र आता है। फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग में जो यूएस डॉलर्स हैं वहाँ पे ईरानियन जो कमा रहे हैं वो कोई 4000 एवरेज उनकी यूएस डॉलर्स की है। लेकिन एज कंपेयर टू ईरान, इसराइल जो अपनी एवरेज इनकम कमा रहे हैं, पर कैपिटा इनकम कमा रहे हैं, वो 55,000 यूएस डॉलर्स है, ठीक है ना। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डेप्ट है वो 34% है। और जो आप कह लें कि जो इसराइल की है वो उसकी एवरेज में मतलब काफ़ी बेहतर है। फिर इसी तरह करप्शन इंडेक्स 76% है ईरान में, अनएम्प्लॉयमेंट है ईरान के अंदर काफ़ी ज़्यादा। और जो मतलब एज कंपेयर टू ईरान जो करप्शन इन इसराइल है वो मॉडरेट है। तो एक ऐसी स्टेट जो ईरान के मुकाबले में वर्ल्ड की इकोनॉमिकल डिमांड है, ठीक है, जो इकोनॉमी पार है वर्ल्ड के अंदर, तो ऑब्वियसली स्टेट्स उसके अगेंस्ट तो कभी रोल नहीं जो है वो प्ले करेंगी। लेकिन अगर मैं मिलिट्री की बात करूँ तो मिलिट्री में ईरान की जो पावर है वॉरशिप्स की, वो एज कंपेयर टू स्टैंडिंग फ्लीट वॉरशिप्स जो है वो 101 है ईरान के पास वॉरशिप्स। इसराइल के मुकाबले में इसराइल के पास सिर्फ 67 है। तो अब ये जो मिलिट्री जो बजट है ना ईरान का, वो हर चीज़ ऑफिशियल नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो एम्बिगुअस हैं, जिसका हमें नहीं पता, माइट बी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि जी उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं या उनके पास ये सिस्टम है। लेकिन आल दो उनके पास वो इनरिचमेंट प्लान्स हैं, और वो जो आप कह लें कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन की रिपोर्ट्स हैं, वो इस चीज़ को डिफेंड करती हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। तो अब जब ये अटैक हुआ 13 अप्रैल 2024 में बाय द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसे आप आईआरजीसी कहते हो, जो कि ईरानियन मिलिट्री की एक ब्रांच है, जिन्होंने इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक के अंदर जो काम कर रही है, इस्लामिक रेजिस्टेंस लेबनीज ग्रुप जो काम कर रहा है, हजबुल्ला, और यमनी जो काम कर रहा है ग्रुप हाउती, उनके साथ एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक जो है अगेंस्ट इसराइल और इसराइल का जो आसपास का हिस्सा है गोलान हाइट्स वाला, ठीक है ना, जो आपके सीरिया के अलोंग लगता है, वहाँ पे जी ड्रोन से, क्रूज मिसाइल से, बैलिस्टिक मिसाइल से जो है वो टारगेट किया उन्हें। और अटैक को ईरान जो है वो कंडेम्ड करता है कि ये हमारी तरफ से एक ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस है। क्या कहते हैं जी, ये ऑपरेशन है जिसका नाम हमने ट्रू प्रॉमिस रखा हुआ है, ठीक है। ईरान सेड इट वाज द रिटेलिएशन फॉर द इजरायली बॉम्बिंग्स ऑफ द इरानियन एम्बेसी इन डेमस्कस ऑन 1 अप्रैल, ठीक है, जिसमें ईरानियन जर्नल्स को किल्ड किया और वन ऑफ द मोस्ट फेमस कमांडर जहीदी किल्ड होते हैं। तो इस स्ट्राइक को एज अ स्पिल ओवर देखा जा सकता है कि इट वाज द फर्स्ट एवर थिंग इन द हिस्ट्री ऑफ मिडल ईस्ट और इसराइल, के इसराइल पे डायरेक्ट अटैक हुआ है, डायरेक्ट ईरान ने अटैक किया है। आल दो प्रॉक्सीज तो चल रही हैं, वो मैंने आपको समझाई कि प्रॉक्सीज तो गजा में भी काफ़ी अरसे से, इट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम कि हमास ने गजा के अंदर जो है वो बॉम्बिंग्स किए हैं, या इसराइल की हमास के साथ फर्स्ट एवर टाइम वॉर हुई है। हिस्ट्री में चल रहा है, हिस्ट्री से इन ग्रुप्स के साथ, इन प्रॉक्सीज के साथ इसराइली जो है वो अटैक कर रहे हैं। एक मिनट, लेट मी आंसर योर क्वेरी। एक मिनट। सोशल मीडिया पर खबर फैली हुई है ईरान के अटैक से एक, या एक्चुअली देखें,
पॉइंट ये है, मैं आपको ना कुछ चीज़ें, मैं अभी क्रिटिकल अप्रोच की तरफ नहीं आई, मैं अभी आप लोगों के साथ सिर्फ कॉन्टेक्स्ट डिस्कस कर रही हूँ। अब इस सब स्टेप्स का एजेंडा क्या था, ये क्यों किया गया, और वाकई इसराइल को कोई एज सच नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उनका डिफेंस सिस्टम वन ऑफ द वेरी प्रोफाउंड सिस्टम्स, ठीक है। और इस वजह से जो है वहाँ पे जितने भी अटैक्स या जितने भी ड्रोन्स भेजे थे, वो उनको जो है वो कंट्रोल कर लिया गया। 99% जो है उनको जो है वो वहीं पे जो उनके डॉम सिस्टम है उन्होंने उसे कंट्रोल कर लिया, तो ऑब्वियसली कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि फिर ईरान ने अटैक क्यों किया, जब ईरान जानता था कि कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। ईरान चाहता ही नहीं था कि एक्चुअली कोई नुकसान हो। ईरान को अपना पावर शो करना था, ईरान को वो सीरिया डमस्कस वाली रिटेलिएशन का एक बदला लेना था। और दूसरी बात ये कि इस्राईली प्रेसिडेंट नेतन्याहू भी चाहते थे कि यहाँ से बात मिडल ईस्ट की तरफ आए, और जब ईरान कोई ऐसी रिटेलिएशन करे तो ब्लेम गेम वेस्टर्न मीडिया जो है वो इन स्टेट्स पे डाले, ठीक है। क्योंकि आल्दो अगर आप लोगों को आइडिया हो, तो नेतन्याहू जो है उनको करप्शन के चार्जेस बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो अभी वहाँ पे भी जो है वो इलेक्शंस हैं, तो वहाँ की आवाम इतनी कोई फेवर नहीं करती है नेतन्याहू की। अब वो चाहते हैं कि ऑब्वियसली वो वहाँ पे इलेक्शंस के अंदर रहे, दोबारा रिजीम का हिस्सा बने, या किसी तरह इलेक्शंस डिले हो जाए अगर मतलब वो नहीं भी सीट पे आते। तो क्योंकि मे बी अगर इलेक्शन उनके अगेंस्ट जाते हैं तो वो ना सिर्फ अपनी पोजीशन से उतरेंगे, बल्कि उन पे जो चार्जेस हैं वो चार्जेस उन्हें प्रिजन में डालेगा, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है कि एक तो अपनी आवाम से थोड़ी हमदर्दी लेने की भी, ठीक है, और वर्ल्ड में ब्लेम गेम जो है वो अपने एनिमी के ऊपर भी डालने की। अब देखो ईरान ने स्टेटमेंट दी थी, आप लोग अगर न्यूज़ के साथ साथ चीज़ों को लेके चलो ना तो आपको आइडिया होगा। अब ईरान ने क्या स्टेटमेंट दी थी, ईरान ने स्टेटमेंट दी, ईरान कहता है कि जब ये अटैक हुआ है, हमने 13-14 अप्रैल को जो अटैक किया है, उसके बाद वो कहता है कि ईरान का जो ट्रू प्रॉमिस है वो सक्सेसफुली हो चुका है, हमें जो चाहिए था वो फुल हो गया। अब ऑन द अदर हैंड आप ये देखो, इसराइल को तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, तो वाई मतलब ईरान क्रिएट ऑल दिस ना, बिकॉज ऑब्वियसली ईरान वांट्स द इसराइली पीपल कि डोंट मेस विद अस, ठीक है। मैं अगर तुम लोगों के साथ डायरेक्ट नहीं जा रहा इनकाउंटर में, अगर मैं तुम लोगों के साथ डायरेक्ट एक रिटेलिएशन में नहीं जा रहा, तो डोंट मेस विद अस। हम जो हैं हमारी वजह से पूरा मीडिया, अब यहाँ पे देख लो ना, यूएस ने इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स दिए हैं, वर्ल्ड ने इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमने यूएनएससी के अंदर भी जो है बुला लिया, आल्दो अमेरिका ने वहाँ पे वीटो कर दिया है फ़लस्तीनी फुल मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जब सवाल किया गया आपकी ईरान के ऊपर, ठीक है, कि आपने ये अटैक क्यों किया, तो ईरान ने वहाँ सबको स्लैम कर दिया, ईरान ने चुप करवा दिया। ईरान कहता है कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 51 ऑफ द यूनाइटेड चार्टर, वो कहता है कि हर स्टेट के पास एक डिफेंस राइट होता है कि उसकी मिलिट्री के ऊपर कोई भी अगर कोई थ्रेट करेगा तो वो थ्रेट उसके ऊपर एक मतलब अटैक कहलाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट आर्टिकल 51 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर, मैंने अपनी स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रिटेलिएटरी जो स्ट्राइक है वो की, बिकॉज जो डिप्लोमेटिक प्रीमिसेस इन डेमस्कस में हमारे अगेंस्ट जो ज़ियोनिस्ट रिजीम हुई, उसने मेरी सोवेरेनिटी को थ्रेट किया, बिकॉज वो मेरे वहाँ पे कमांडर्स थे, ठीक है। तो इसलिए ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है कि अगर इसराइल ये चीज़ करेगा तो वो हमारी तरफ से और ज़्यादा डिसिसिव जो है और स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स देखेगा, ठीक है ना। तो जब कोई स्टेट आर्टिकल्स को लेके बात करिए तो आप तो फिर उसकी एयरिंग को या उसकी बात को जो है वो रद्द नहीं कर सकते। आर्टिकल 51 और यूनाइटेड नेशन चार्टर कहता है कि आप अपने डिफेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए आप एक स्ट्राइक कर सकते हो, आपका मोस्ट एट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स योर डिफेंस, ठीक है, टुवर्ड्स योर सोवरेनिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले तो अगर ये जो अब
इशू है ईरान का इसराइल के साथ, हम कभी वहाँ से स्ट्राइक्स देख रहे हैं, कभी वहाँ से स्ट्राइक्स देख रहे हैं, यूएनसीएससी बैठी है, यूनाइटेड नेशन में भी डिबेट हुई है, वेस्टर्न मीडिया ने ईरान के इस जो स्टेप है इसको एक नॉन सीरियस और एक कह लें कि एक फजूल या जो है वो ब्लेटेंट स्टेप जो है बाजारन स्टेप जो है वो दिया है, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्या ये जो वॉर है ये एक्सकलेट हो सकती है, और अगर एस्केलेट हो सकती है तो किन फेजेस में हो सकती है, इसका आउटकम क्या आ सकता है, और यहाँ हमें ये लगता है कि डी एस्केलेशन की तरफ जाएगी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम इस वॉर को देखें ना, और अगर हम वही वाली बात है ना कि जब भी हिस्ट्री में कोई वॉर होती है या कोई इवेंट होता है तो वो आपको हमेशा हिस्टोरिकल डिमॉन्स्ट्रेशन की तरफ आपकी नज़र ज़रूर दिखाती है, मतलब आप उससे बहुत चीज़ें लर्न करते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आती है कि ईरान के पास एक पावर है जिसे आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कहते हो, ठीक है। चौक पॉइंट है एक ऐसा, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ मलाका है मलेशिया के अंदर, इस तरह ईरान के पास भी एक स्ट्रेट है जिसे आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कहते हो, ठीक है। अब ईरान के लिए आल्दो अगर ईरान उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर देगा ना, सॉरी क्लास, अगर ईरान उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को जो है वो बंद कर देगा तो ईरान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, लेकिन ये ईरान के लिए एक न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा है। जब ईरान के पास कोई चॉइस नहीं होगी ना, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद कर सकता है, ठीक है। दैट्स वाई जो ओबामा थे उन्होंने ईरान के साथ ईरानियन न्यूक्लियर डील जो है वो साइन की थी, क्योंकि उस टाइम पे ईरान ये कह रहे थे कि ईरान जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है उसको बंद कर देगा। अब एक्चुअल में स्टेट ऑफ हॉर्मोज की इम्पोर्टेंस क्या है, और मैं एक अटैक से स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे कैसे चले गई। अच्छा, तो पहले स्टेट ऑफ हॉर्मोज को देखते हैं। जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है ना, इसके ऊपर जो इसकी इम्पोर्टेंस है, यहाँ पे 20 to 25% ऑफ द ग्लोबल ऑयल पास होता है। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ से दुनिया का 20 से 25% जो ऑयल है वो इस स्ट्रेट से जा रहा है, इस रास्ते से जा रहा है। और इसके अलावा जो पर्शियन गल्फ है, ठीक है, जो मिडल ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उस उनका 90%, 85 to 90% ऑयल इस रास्ते से जा रहा है। पूरी दुनिया की 1/3, सब बताऊंगी, जस्ट वेट अ व्हाइल। उसके बाद जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस 1/3 ऑफ द ग्लोब जो है वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के रास्ते से गुजर रही है। बाकी कॉमोडिटीज को मैं नहीं डिस्कस करती कि फूड चेन्स कितना जा रही है, क्या जा रही है। अभी हम ऑयल और गैस और इन चीज़ों को जो है वो मद्देनजर रखते हैं, ठीक है। तो अगर ईरान के पास ये पावर है कि ये ईरान के बिल्कुल ऊपर है स्टेट ऑफ हॉर्मस, ईरान जो है इसका रास्ता बंद कर सकता है। अगर ईरान ये स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है वो बंद कर देता है तो उस वजह से क्या होगा, उस वजह से जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर डिसरप्शन होगी। जब डिसरप्शन होगी तो हमें नज़र आएगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ऑयल प्राइसेस इन्फ्लेट हो गई हैं, ठीक है। और आपको पता है कि अगर ये इशू एक्सकलेशन की तरफ जाता है, देखिए पॉइंट ये है कि अगर आप देखो, किसी भी स्टेट का स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखना ना 3 डोमेन्स में होता है। क्या वो स्ट्रेटजिकली स्ट्रॉन्ग है, क्या वो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग है, क्या वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। अभी वर्ल्ड ना इकोनॉमिक बर्डन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमने यूक्रेन और रशिया वॉर में ये चीज़ देख ली है। वाई बाइडन सेज टू नेतन्याहू कि वो ईरान के अगेंस्ट कोई स्ट्राइक का हिस्सा नहीं बनेंगे। आल्दो उन्होंने ईरान की स्टेप को बाजारन ज़रूर कहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, ठीक है। बेशक वो अपनी लैंड स्पेस दे रहे हैं या जो भी है, लेकिन एक डायरेक्ट स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दी है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि ईरान वो चीज़ जो है वो करे। और इससे
पाकिस्तान पे भी एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। आपको पता है 85% ऑफ द ऑयल नीड जो है पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। अगर यहाँ पे अच्छा अच्छा चलो छोड़ो, मैं कहती हूँ कि बड़ी वॉर नहीं होती है, एक्सकलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती, नॉर्मल मिनिमम एक्सकलेशन हम ले लेते हैं। चलो थोड़ी देर लड़ाई हुई, अब जैसे कि देखो सिर्फ जब रिटेलिएटरी स्ट्राइक की थी 14 to 15 अप्रैल 13 to 14 अप्रैल में जो इसराइल को की ईरान ने, तो इसराइल ने उसके बाद इस्फहान में भी तो की ना। हमने देखा इस्फहान ईरान के अंदर जो है हमें जो है वो स्ट्राइक्स नजर आई, और जिसपे ईरान कहता है कि नहीं नहीं ये इंटरनल स्ट्राइक है, ये किसी बाहर ने नहीं की, लेकिन वेस्टर्न मीडिया कहता है ये इसराइल की तरफ से एक स्टेप था। लेकिन ईरान पे भी वहाँ पे बिल्कुल उनका एयर बेस था, लेकिन फिर भी वहाँ पे कोई जो है वो रिटेलिएशन नहीं हुई या कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरान उस चीज़ को कंडेम कर रहा है, ईरान उसको नहीं मान रहा कि ये वेस्टर्न मीडिया ने किया है या बाहर का अटैक है। ईरान कह रहा है नहीं इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस थी, लेकिन वेस्टर्न मीडिया कह रहा है जो इस्फहान पे अटैक हुआ है वो जो है वो इसराइल ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ईरान उस चीज़ को नहीं मान रहा, और बाकी स्टेट जो है वो इसराइल के साथ बिल्कुल एक पोजीशन पे नहीं खड़ी हुई कि चलो यार अटैक करते हैं, ईरान को तोड़ते हैं एंड लेट्स डू अ वॉर। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना, बिकॉज वर्ल्ड अभी जो इकोनॉमिकली जो अनबैलेंस आता है ना, वो हमने यूक्रेन और रशिया वॉर में देख लिया था। यूरोप के अंदर एनर्जी की जितनी डिटोरिएशन हुई थी, अब वर्ल्ड दोबारा इस डिटोरिएशन में जाना नहीं चाहेगा, ठीक है ना। तो अगर मिनिमम डिसरप्शन भी होती है ना, ये अगर आप कहते हो कि मिनिमम डिसरप्शन होती है, ईरान के अंडर अटैक होता है और उस जगह से पास ऑन करना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे वहाँ से जो आपकी इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट है वो थोड़ी रुक जाती है। तो ये 5 लाख बैरल सिर्फ पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान के अंदर 5 लाख बैरल्स ऑफ ऑयल में हमें डिसरप्शन नजर आएगी। मिनिमम डिसरप्शन की बात कर रही हूँ, तो जो 91 बैरल लीटर ऑयल है वो $102 में चला जाएगा, और अगर आप मीडियम डिसरप्शन की बात करते हो तो $112 में चला जाएगा, और अगर आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की बात करते हैं तो $150 में आपका ऑयल चला जाएगा। और इतनी इन्फ्लेशन पाकिस्तान पे पेट्रोल कितना लेगा, ठीक है। व्हाई आई एम नॉट ऑडिबल क्लास, एम आई ऑडिबल? काइंडली लेट मी नो क्लास, एम आई ऑडिबल? Class, kindly let me know, am I audible? जिनको मैं ऑडिबल नहीं हूँ उनका इंटरनेट डिस्टॉर्शन हो सकती है, मैं तो बोल रही हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो टुडेज टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे देखिए मैंने वॉर के आपको कॉन्टेक्स्ट तो बताए कि वॉर के अंदर ये हो रहा है, ये हो रहा है, इसराइल अटैक हुआ, ये हुआ, लेकिन इसके अलावा ना जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर किसी जगह पे कोई लड़ाई हो रही है तो उसका इम्पैक्ट क्यों आ सके, क्या कहाँ पे आ सकता है, क्यों वर्ल्ड की स्टेट्स उसको डी एस्कलेशन की तरफ लेके जा रही है, क्यों मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट सेड कि इसको डी एस्कलेट होना चाहिए, दोनों को बैठ के बात करनी चाहिए, इसको जो है सोल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कांट बियर दिस, ठीक है। हम स्टेट ऑफ हॉर्मोज का बंद होना नहीं जो है वो बियर कर सकते, और ईरान इस टाइम खुद भी अगर ये स्टेप लेगा तो ये ईरान के ऊपर इशू आ सकता है, लेकिन ईरान के पास जब एंड सोल्यूशन है, तो ईरान ने ये कहा हुआ है अपनी स्पीच में कि ये हम तब करेंगे जब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन अभी ये इशू ऑन गोइंग है, तो देयर लॉस टू डिस्कस इन दैट थिंग, ठीक है, कि क्या होता है क्या नहीं होता। इस फहान पे जो अटैक हुआ उसकी स्टेटमेंट डिफरेंट आई, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान ने सबको चुप करवा दिया बाय सेइंग कि हमने जो है हम तो अकॉर्डिंग टू द 51 आर्टिकल चले हैं। और करंटली मुझे लगता है कि ये इशू जो है ना वो डायरेक्ट वॉर से हट के प्रॉक्सीज के साथ दोबारा चला जाएगा, और ना इसराइल बियर कर सकती है, ठीक है, ये ना ईरान बियर कर सकते हैं, और ना बाकी वर्ल्ड लीडर्स जो हैं, रीजनल पार्ट्स जो हैं, या के सऊदी कह लो, यूएई कह लो, या आप बाकी अमेरिका कह लो, कोई भी बियर नहीं कर सकता कि ये वॉर जो है वो एक्सकलेशन में जाए, क्योंकि उसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो बर्डनाइज हो जाएगी। और एक ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमी बर्डनाइज का मकसद ये होता है कि आपकी जो स्टेट्स हैं, चाइना को भी नुकसान होगा, वर्ल्ड बिगेस्ट इम्पोर्टर है, पाकिस्तान को नुकसान होगा, आपके
जो है अमेरिका को नुकसान होगा, वर्ल्ड में जितनी भी एनर्जी जो स्टेट्स हैं उनमें डिसरप्शन आएगा, तो वर्ल्ड कांट बियर दिस, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, आई हैव लॉट्स ऑफ डिस्कस इन ईरान, इसराइल एंड द प्रॉक्सीज एज वेल, लेकिन वो मैं 1 वीक बाद करूँगी, अभी इसमें थोड़ी अपडेट्स आने दो, ठीक है। एंड बाकी कल से इंशाल्लाह वी विल कवर द टॉपिक, जो टॉपिक हमारा होगा ईरान, फ़लस्तीन और इसराइल। अब उसमें हम सब देखेंगे, हम बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, हम हमास का रोल देखेंगे, हमास के पहले वाले स्ट्राइक्स देखेंगे, जो न्यू स्ट्राइक्स हैं जो करंटली हुए उनको देखेंगे, जो 7 अक्टूबर से चल रहे हैं वो क्या है, क्या इम्पैक्ट आया, वर्ल्ड कहाँ खड़ा है, ओआईसी कहाँ खड़ी हुई है, फिर बाकी मिडल ईस्टर्न स्टेट्स कहाँ हैं, वेस्टर्न स्टेट्स क्या कहती है, हम ये सब एजेंडा जो है उसको गो थ्रू करेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर थोड़ा समझ आ गया होगा। अब देखो, जब भी हमने कुछ भी टॉपिक पढ़ना होता है ना, हमारा उसमें जो फोकस होता है ना वो होता है कि अगर ईरान ने अटैक किया तो ईरान ने क्यों किया, इसराइल ने अगर स्टेप बैक किया तो क्यों किया, या इसराइल ने अगर दोबारा से रिस्पॉन्ड किया तो उसके पीछे क्या रीज़न थी। अगर हमें नज़र आता है वर्ल्ड में बाकी स्टेट्स उस जगह पे नहीं कंट्रीब्यूट कर रही अपना, तो क्यों नहीं कर रही, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या बना था, उसकी वजह से फ्यूचर आउटकम्स क्या आ सकते हैं, और कंक्लूजन में क्या वो वॉर एक मैसिव वॉर का टर्न ले सकती है या वो डी एस्कलेशन की तरफ जाएगी। ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू अगर ईरान पे टॉपिक आता है, ईरान इसराइल पे, और उस पे पूछा जाता है, तो आपको ये नहीं पूछेगा कि वर्ल्ड के अंदर क्या क्या हुआ, वो कहेगा कि लेट मी नो इज ईरान इसराइल वॉर, या वो ये कह सकता है इट वाज अ फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री आफ्टर 1991 के ईरान ने एक डायरेक्ट स्ट्राइक किया टुवर्ड्स इसराइल, या इसराइल को डायरेक्ट स्ट्राइक रिसीव हुई किसी भी मिडल ईस्ट स्टेट से। तो आप क्या समझते हो कि इसमें मिडल ईस्ट डेवलपमेंट्स किस तरफ जाती हैं और ये इसका आउटकम क्या आ सकता है। तो आपको यही सब डिस्कस करना है कि अगर ईरान एक्सकलेशन हो जाती है, ईरान क्या कर सकता है, इसराइल क्या कर सकता है, वर्ल्ड किस तरफ जा सकता है। तो हमारा फोकस हमेशा जो है वो फ्यूचर इम्प्लीकेशंस पे होता है। Okay, kindly अब let me know, do you have any sort of questions regarding this? So let me know regarding this, ठीक है, let me know. इसलिए मैं कहती हूँ करंट अफेयर्स जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है, करंट अफेयर्स बहुत इजी है। बस आपने अपनी जो है वो एक डेमोन्स्ट्रेशन बनानी होती है। हमेशा विकिपीडिया को नहीं सुना करो, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया करो, चीज़ों को लिंक किया करो, हर चीज़ में लिंक होता है। मैं बार बार कहती हूँ, जब मैप अंडरस्टैंडिंग भी करती हूँ, तो अगर हमें पॉलिटिकल मैप नहीं पढ़ना आएगा तो हमें ये नहीं पता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो एक्चुअल में क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में पर्शियन गल्फ कितना परसेंट जो है वो ऑयल पर्शियन गल्फ से आता है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो कहाँ पे है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो वर्ल्ड का इम्पोर्टेंट जो है वो चॉक पॉइंट है, और किस तरह 21% ऑफ द ग्लोबल पेट्रोलियम लिक्विड्स कंजप्शन जो है वो इस रास्ते से गुजरती हैं। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसराइली एंटी एयर डिफेंस सिस्टम्स कौन से हैं, इकोनॉमी दोनों की किस तरह हो रही है, ईरान ने क्या कहा, ईरानियन एजेंडा क्या था, इसराइली एजेंडा क्या था। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी लेक्चर आपको जो है वो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को जो है वो मिल जाएगा, एंड दोज हु वांट टू ज्वाइन द सेशन वो कर सकते हैं, ज्वाइन और एडमिशन ले सकते हैं। Why Israel gets away with everything, and why aren't there any sanctions on Israel for attacking a sovereign state directly? Actually, पॉइंट ये है कि इसराइल जो है वर्ल्ड बिगेस्ट स्टेट्स में है जो कि फंडिंग देती हैं हर साल इन अदारों को। अब वी कैन से दैट कि इट इज़ एन इफेक्टिव, मतलब इन इफेक्टिवनेस है आपकी यूनाइटेड नेशंस की, बट पावर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अभी जो पावर डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है ना, वो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव में हो रही है। तो पावर डेमोन्स्ट्रेट कर रही है हर चीज़ को, ठीक है।